Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is से श्रुति गुप्ता। मेरे पास बहुत से सैलरीड एम्प्लॉयज़ की ईमेल भी आती हैं और क्वेरी भी पूछी जाती है कि अब क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने वाला है तो कंपनीज जो भी उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो उनसे डिक्लेरेशन मांगते हैं, डिक्लेरेशन के साथ साथ प्रूफ भी मांगते हैं। तो उसमें क्या क्या सबमिशन किया जा सकता है और अगर प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करते हैं कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है और उसको अपने एम्प्लॉयर को कुछ डिक्लेरेशन सबमिट करनी है, उसमें क्या क्या प्रूफ सबमिट कर सकते हैं और अगर वो एम्प्लॉय प्रूफ सबमिट ना कर सके तो हम आगे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जो मेजर एक सैलरीड एम्प्लॉय के केस में होता है वो HRA का डिडक्शन होता है। तो HRA के डिडक्शन के लिए क्या प्रूफ्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले जब आप HRA की डिडक्शन क्लेम करते हैं तो रेंट रिसीट, आप क्योंकि रेंट पे कर रहे हैं तो एक रेंट रिसीट होती है जो कि आप हमेशा हर वक्त हर महीने अपने रेंट पेमेंट के टाइम पर अपने लैंडलॉर्ड से ले सकते हैं। तो आप एज एन अटैचमेंट रेंट रिसीट भी लगा सकते हैं और अगर रेंट एग्रीमेंट अवेलेबल है तो आप रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं। अगर आप उसका अटैचमेंट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयर आपको HRA का डिडक्शन क्लेम नहीं देगा और आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो उस केस में आप अपना पूरा टैक्स कैलकुलेट करवा लीजिए और जब आपका रिटर्न फाइल करने का समय आएगा तो आप उस समय अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं HRA की, अपनी पूरी डिडक्शन दिखाकर। क्योंकि क्या होता है, जब 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का रेंट आप पे करते हैं तो उसमें लैंडलॉर्ड का पैन जाता है। अगर आप उसमें पैन फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके लैंडलॉर्ड के रिटर्न में भी रेंटल इनकम शो होनी शुरू हो जाएगी अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसलिए पैन जो होता है या फिर कह सकते हैं रेंट रिसीट या अग्रीमेंट या फिर रेंट अग्रीमेंट मैंडेटरी हो जाता है एक एम्प्लॉयर के लिए सबमिट करना व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स ऑफ एन एम्प्लॉय। तो इस तरह से सबसे पहले था HRA में अगर आपके पास रेंट रिसीट या अग्रीमेंट है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो भी आपके पास क्या बेनिफिट या फिर क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था। नेक्स्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर किसी एसएससी ने लोन लिया है तो लोन लेने पर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिल सकती है अगर तो आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ली है, तो हर एसएससी को, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी है, दोनों केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन अवेलेबल है। मगर अगर कोई एसएससी अपनी न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करता है तो उस केस में सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में ही इंटरेस्ट की डिडक्शन अवेलेबल है। तो अब बात आती है इंटरेस्ट की डिडक्शन आप क्लेम करते हैं और अपनी आप डिक्लेरेशन में भी शो करते हैं। तो उस डिक्लेरेशन में शो करते समय आपसे जो मांगा जाता है वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो एज एन अटैचमेंट आपको एज अ प्रूफ आपको एविडेंस शो करना होता है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके बेसिस पर मैं अपनी डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं या कर रही हूं। तो इस केस में मेरा ये सुझाव भी होगा कि आप जो इंटरेस्ट अभी हाल आपको प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी आपका बैंक होगा वो आपको इशू कर सकता है। तो जो भी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा वो आप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा सुझाव है वो ये है कि आप इस केस में कुछ फॉर्ज मत करें या कोई फेक अटैचमेंट मत लगाएं या फेक डिडक्शन मत लें एक फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके, क्योंकि अब डिपार्टमेंट के पास हर एक इंफॉर्मेशन है, हर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो आपको डिडक्शन देता भी है और अगर डिडक्शन फेक होगी तो वो उसके अगेंस्ट डिमांड भी रेज कर सकता है और डिमांड अगर रेज होगी तो उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मेरा यही सुझाव होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट है उतना ही इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आप लगाएं और उतनी ही डिडक्शन आप क्लेम करें। अभी ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इधर सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट इन द केस ऑफ ओल्ड regime and the न्यू टैक्स रिजीम एज वेल। तो अब नेक्स्ट आता है जो मेजर डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं वो होती हैं अवेलेबल हमारी चैप्टर 6A की। चैप्टर 6A में कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल होती है हमारे को 80C, 80D, 80E, 80G, 80GG। तो ये सब जनरली मेजर डिडक्शंस हैं जो एक एसएससी क्लेम करता है 80C में, जो कि हमारी 2 लाख तक जा सकती है। तो अब 2 लाख तक कैसे जाती है, हम 80C में भी ले सकते हैं, 80C, 80CCD में ले सकते हैं जिसमें हम एनपीएस में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और 80D मेडिक्लेम का हम बेनिफिट ले सकते हैं, 80G हम डोनेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, 80E एजुकेशन लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। किसी ने अगर HRA किसी को नहीं मिल रहा है तो 80GG में हाउस रेंट का भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन्हीं सभी के लिए एक जो मेजर चीज होती है, अगर हमने सपोज करते हैं कोई प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम पे करने पे हमें पूरे साल की एक रिसीट निकल आती है, या फिर जब भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एक रिसीट
रिसीट इशू होती है तो हम वो रिसीट लगा सकते हैं। ऐसे ही मेडिक्लेम के लिए भी हम रिसीट लगा सकते हैं। हाउसिंग लोन के लिए हमारे को जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो उससे प्रिंसिपल का अमाउंट हमारा निकल सकता है। और अगर हमने कोई 80G की डिडक्शन ली है, 80G के लिए भी जो भी आपकी ट्रस्ट होती है या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एक रिसीट इशू करती है फॉर डिडक्शन, जो भी हमारे 50% या 100% होगी। तो इन्हीं सभी डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए जो भी आपके पास रिसीट अवेलेबल है वो आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेरा यही सुझाव होगा कि आप कोई भी फेक डिडक्शन मत क्लेम करें जस्ट टू क्रिएट रिफंड और टू लोअर डाउन योर डिमांड। इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगेन डिपार्टमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपने कहां कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जिसका भी आपके पास जेन्युइन रिकॉर्ड है वहीं आप अपनी डिडक्शन क्लेम करें। यहाँ पे भी मैं एक और बात कहना चाहूंगी, सपोज करते हैं डिक्लेरेशन तो आप आज दे रहे हैं बट आज आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप 31 मार्च में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका बेनिफिट आपको फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 मिलता है। तो उस केस में भी क्योंकि आपने तो आज डिक्लेरेशन दे दी है तो आपके एम्प्लॉयर के पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप अपनी रिटर्न फाइल करते समय अभी हाल तो आपका पूरा टैक्स डिडक्ट होगा जो कि मार्च की सैलरी में डिडक्ट होके मिलेगा। तो आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उसका पूरा डिडक्शन का क्लेम ले सकते हैं और रेस्पेक्टिव टैक्स कैलकुलेट होने पर जो भी रिफंड जनरेट होगा आप उसका रिफंड क्रेडिट ले सकते हैं। कुल मिला के बात यही बनती है, इन केस अगर आपसे कोई डिक्लेरेशन में रह गया है या अभी आपने डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बाद में की थी या किसी की रिसीट अवेलेबल नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपका टैक्स कैलकुलेट होने दीजिए और इवेंचुअली जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे वहां पे आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो अभी तो ये बात जो डिडक्शंस की बात थी ये ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए एलिजिबल थी। जो हमारे न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है फॉर एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो उसके लिए कोई रिसीट तो अवेलेबल नहीं होगी। तो हमारे ये जो डिडक्शंस हैं और जो हमने रिसीट्स की बात करी है उन्हीं के लिए है जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं। जो भी असेसीज अपनी न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ये पॉइंट्स, ये रिसीट्स एप्लीकेबल ही नहीं होंगी क्योंकि उनके लिए ये डिडक्शंस या डिक्लेरेशंस अवेलेबल नहीं है। तो अपना सिंपली न्यू टैक्स रिजीम चूज करके जो भी आपका कंपनी का सॉफ्टवेयर होगा तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उस केस में वो अपने आप अपने जो न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह से जो एक क्वेरी रिपीटेडली आ रही थी कि डिक्लेरेशन का टाइम आ गया और हमें कैसे डिक्लेयर करना होगा, रिसीट अवेलेबल नहीं है या हमने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हम थोड़े दिनों बाद करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या रेपरकेशंस हैं और हम कैसे उससे बच सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स थे जो भी हमने डिस्कस किया। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी और आप अपना सभी डिक्लेरेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।